दोस्तों 7 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शन कराया जाता है और सेम दोस्तों इसका रिजल्ट में निकल कर सामने आता है। और एक बार फिर से दोस्तों शेख हसीना जो है यहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनती है। इनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश के अंदर में, जहाँ पर दोस्तों खालिदा जिया के नेतृत्व में जो उनकी अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने दोस्तों इस इलेक्शन का पूरी तरह से बहिष्कार किया। उनका मानना है कि दोस्तों ये जो इलेक्शन कराया गया ये पूरी तरह से अनफेयर है, क्योंकि उन्होंने पहले इस इलेक्शन का बहिष्कार किया था। और ऐसी अवस्था में दोस्तों उनकी 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है, जैसा कुछ दिनों पहले हमने दोस्तों मालदीव के अंदर में देखा था। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में बांग्लादेश में इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या है पूरी इलेक्शन की कंट्रोवर्सी और इंडिया आउट कैंपेन का बांग्लादेश के अंदर में क्या हाल है। इस चीज को दोस्तों आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुछ भी आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, ताकि इस घटना को आप बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों जब आप इंडिया से ईस्ट की तरफ में चलते हैं तो इंडिया और ईस्टर्न जो हमारा पूरा इंडिया है उसको जुड़ने के बीच में दोस्तों हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों जो बांग्लादेश का पोजीशन है वो सच में काफी बेहतरीन है। और बांग्लादेश का निर्माण आप सभी को पता है कि दोस्तों 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान को वॉर हुआ तो जो किसी समय दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता तो वो आज का बांग्लादेश निकल कर सामने आता है। और इस बांग्लादेश के अंदर में अगर आप देखोगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये इसलिए भी काफी ज़्यादा पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, दोस्तों ये जो छोटा सा कॉरिडोर है ये पूरी तरह से दोस्तों इंडिया को ईस्ट इंडिया से जुड़ने का कार्य करता है। इसलिए दोस्तों बांग्लादेश ऐसे भी उसका जो पोजीशन होता है वो इंडिया के लिए काफी बेहतरीन है। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के रूप में देखोगे तो उसकी जो पोजीशन है दोस्तों वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। आज के समय दोस्तों यहाँ की जो पोजीशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कुछ 17 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों 91% के आसपास दोस्तों मुस्लिम होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हिंदू होते हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक होते हैं। तो ये कुछ दोस्तों बेसिक डेमोग्राफी है दोस्तों बांग्लादेश का, जो कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर में एक्चुअल में इलेक्शन का प्रोसेस क्या निकल कर सामने आता है। तो बांग्लादेश के अंदर में दोस्तों वहाँ पर जो संसद होती है उसको हम जातीय संसद के रूप में जानते हैं। जैसे कि हर देश में अपना अपना संसद होता है, उसको हर देश में अलग अलग रूप से जानते हैं। जैसे कि हम दोस्तों भारत के अंदर उसको संसद कहते हैं, रूस में दोस्तों उसी को ड्यूमा कहते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग देश में दोस्तों जो संसद होता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो बांग्लादेश के संसद होता है उसको जातीय संसद के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों आपको 350 सीट्स देखने को मिलती है, जिनमें से जो 350 सीट्स होते हैं उनमें 300 सीट्स में दोस्तों इलेक्शन कराए जाते हैं, जहाँ पर प्रत्येक दोस्तों जनता इलेक्शन करती है। इसके साथ ही दोस्तों जो बचे हुए 50 सीट्स होते हैं वहाँ पर दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ करते हैं, जिन पर किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं कराया जाता है, बल्कि जो इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 300 उनमें दोस्तों उन लोग जो है अपने से ही 50 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। बेसिकली 50 महिलाओं को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो 50 सीट्स होते हैं वो बेसिकली महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों जो इनका कार्यकाल होता है बेसिकली हर एक गवर्नमेंट का वो 5 सालों का हुआ करता है। तो इंडिया के अंदर में जैसा आपको देखने को मिलता है कुछ उसी तरह का आपको जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आपको दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार दोस्तों 5वां साल हो जाने के कारण दोस्तों 2024 के अंदर में जनवरी के मंथ में इलेक्शन कराया जाना था। बेसिकली उसका टेन्योर पूरा हो रहा था, तो ऐसे ऑप्शन तो 7 जनवरी को इलेक्शन कराया जाता है। ये जो इलेक्शन होता है दोस्तों ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है कि दुनिया भर की खबरों में इसको कवर किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इलेक्शन रहता है। इस इलेक्शन के दोस्तों 7 जनवरी को इलेक्शन करवाए भी जाते हैं और 7 जनवरी को दोस्तों इसका रिजल्ट भी निकल कर सामने आ जाता है। डेट में दोस्तों सेम दिन इलेक्शन होता है और सेम दिन इसका रिजल्ट निकल कर सामने आता है। लेकिन जैसा कि मेरा दोस्तों ये काफी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इलेक्शन रहा था। अगर मैं इलेक्शन के रिजल्ट की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 300 सीटों पर दोस्तों इलेक्शन होता है, तो उनमें से दोस्तों 23 सीटें हुआ करती थी वो दोस्तों आवामी लीग पार्टी यानी कि जो आज के समय में शेख हसीना जी की पार्टी जो कि वर्तमान समय में वहाँ पर 5वीं प्रधानमंत्री निकल कर सामने आई है, उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्टी हुआ करता तो अन्य दलों ने जीता था। इस प्रकार से दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ में एक बार फिर से दोस्तों वहाँ पर आवामी लीग पार्टी की निकलकर सरकार आती है। लेकिन ऐसी अवस्था में दोस्तों यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना चाहिए, ताकि आने वाले समय दोस्तों जो हम इंडिया आउट कैंपेन की बात करें इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आती है कि यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पार्टियां देखने को मिलती है। एक तरफ दोस्तों अभी की जो सरकार होती है जो कि आवामी लीग जो कि बेसिकली शेख हसीना के नेतृत्व वाली होती है, और दूसरी तरफ दोस्तों आपको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी देखने को मिलती है जो कि खालिदा जिया की पार्टी की सरकार हुआ करती है। यहाँ पर दोनों के बैकग्राउंड की हम बात करते हैं दोस्तों। एक तरफ आप शेख हसीना को जब देखते हैं तो शेख हसीना दोस्तों मुजीबुर रहमान की बेटी है। मुजीबुर रहमान आपको पता हो दोस्तों 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने ही आवामी लीग का दोस्तों गठन किया था और आज के समय दोस्तों उनको जो है फादर ऑफ बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, या फिर कई बार बंग बिंदु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में दोस्तों उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उन्हीं की बेटी दोस्तों आज के समय में आपको दोस्तों शेख हसीना देखने को मिलती है, जो कि वर्तमान समय में एक बार फिर से वहाँ की प्रधानमंत्री निकलकर सामने आई है। दूसरी तरफ दोस्तों जब हम बात करते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं खालिदा जिया की पार्टी हुआ करती है, जिसका दोस्तों कभी निर्माण जो है उनके हस्बैंड हुआ करते थे जिया उर रहमान, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। जिया उर रहमान दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही जो है कभी किसी समय में दोस्तों बताया जाता है कि जिया उर रहमान ने दोस्तों किसी समय में जो है शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन करवाया था। ऐसी अवस्था में दोनों ही पार्टियां होती है दोस्तों एक दूसरे के पूर्ण रूप से विरोधी हुआ करती है। एक तरफ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है तो इसी तरफ दोस्तों हमको जो है आवामी लीग देखने को मिलता है। दोनों ही पार्टी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिशन में हमको देखने को मिलती है।
इलेक्शन होने के पहले दोस्तों 90 दिनों के पहले ये डिमांड की जा रही थी खालिदा जिया यानी कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होती है, इसके साथ में और भी जो अपोजिशनल पार्टी होती है उनकी तरह ये डिमांड की जा रही थी, जो आवामी लीग की जो खालिदा जिया शेख हसीना जी की पार्टी होती है, कि बांग्लादेश के अंदर में दोस्तों एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको समझने की बात होनी चाहिए कि दोस्तों अभी आज के समय में जो आप गवर्नमेंट देखते हो शेख हसीना की, वो दोस्तों प्रो इंडिया होती है। इसका मतलब कि वो इंडिया समर्थक होती है। लेकिन दोस्तों जो खालिदा जिया आपको देखने को मिलती है, वो चूंकि दोस्तों जिया उर रहमान के हस्बैंड हुआ करते थे, उनका लगाव काफी ज्यादा पाकिस्तान से हुआ करता था। इसका मतलब कि दोस्तों वो प्रो पाकिस्तानी हुआ करती है। अब जो प्रो पाकिस्तानी होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना भी हुआ करता है, तो उसका झुकाव दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की तरफ हुआ करता है, जबकि इंडिया की थोड़ी विरोधी हुआ करती है। ऐसी अवस्था में दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के समय आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान है। फरवरी के मंथ में दोस्तों हमें पाकिस्तान के अंदर में इलेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान किया जाता है। केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि दोस्तों जब आपके देश में इलेक्शन होने वाला होता है, तो उसके पहले जितने दिन आपके इलेक्शन होने वाला, जितने दिन का आपके समय बचा हुआ है, उसके 90 दिनों के पहले दोस्तों आप जो एक अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं कि वो जो सरकारें होती है वो कुछ समय के लिए प्रशासन चलाती है, जिसके द्वारा आपके देश के अंदर दोस्तों एक निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर मांग को उठाते हुए दोस्तों खालिदा जिया शेख हसीना से मांग कर रही थी कि उनके देश के बांग्लादेश के अंदर में भी इलेक्शन होने के 90 दिनों के पहले दोस्तों एक जो है अंतरिम सरकार का गठन करना चाहिए, एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान करना चाहिए, ताकि देश के अंतर्गत एक निष्पक्ष चुनाव आयोजित किया जा सके। लेकिन ऐसी अवस्था में दोस्तों शेख हसीना जी ने जो है इस चीज़ को नहीं मांगा, इस चीज़ को मांग को दोस्तों पूरी तरह से इनकार कर दिया। और ऐसी अवस्था में दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है खालिदा जिया के नेतृत्व में, उनकी जितने भी अपोजिशनल पार्टी होती है उनकी तरह देखने को मिलता है। लेकिन इस चीज़ को दोस्तों जब तक नहीं मांगा गया तो उन्होंने इलेक्शन का पूरी तरह से बहिष्कार किया, और इस बहिष्कार का परिणाम हमें देखने को ये मिलता है कि दोस्तों केवल और केवल एक ही पार्टी हमें देखने को मिलती है, वो दोस्तों आवामी लीग होती है। ऐसी अवस्था में जनता के पास दोस्तों कोई चॉइस नहीं रह जाता है, अलग अलग तरह के दोस्तों कोई प्रावधान नहीं रह जाता है। तो ऐसे में फिर से दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्शन कराए जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्शन में पार्टी निकल कर सामने तो वो केवल आवामी लीग निकल कर आती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पार्टी थी वो केवल आवामी लीग थी, जबकि जितने भी ऑपोजिशनल पार्टी हुआ करते थे उन्होंने इस चुनाव में खड़े रहने से इनकार कर दिया था, उन्होंने इस चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किया था। लेकिन दोस्तों ये खालिदा जिया जो मांग कर रही थी, बेसिकली बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा गया नहीं है ये केयर टेकर गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा एक बार पहले भी हो चुका था। एक्चुअली में दोस्तों 1994 के समय दोस्तों जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो उस समय दोस्तों जब चुनाव कराए जाने वाले थे, तो उस समय दोस्तों शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने दोस्तों वहाँ पर मांग किया था कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान किया जाए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर काफी सारे विद्रोह हुए थे, काफी सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसको मानते हुए दोस्तों खालिदा जिया ने वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान कर दिया था। लेकिन अब खालिदा जिया ये मांग करें जब शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर है, तो अब वो मांग कर रही है कि जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तो उनका मानना था कि उनके लिए भी केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रावधान करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने 1994 के अंदर में किया था। भले ही इसका उल्लेख दोस्तों बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ना किया गया हो, लेकिन इस चीज को दोस्तों जब मानने से इनकार कर दिया गया, तब दोस्तों हमें बांग्लादेश के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और ये है दोस्तों हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों इंडिया आउट कैंपेन के नाम से देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों कुछ दिनों पहले ही अभी हमने एक कैंपेन देखा था मालदीव के अंदर में इंडिया आउट का, कुछ उसी तरह का कैंपेन देखने हमें दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में देखने को मिलता है। और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कैंपेन को लेट किया जा रहा है दोस्तों, वो किया जा रहा है दोस्तों जो आज के समय में खालिदा जिया के बेटे हुआ करते हैं तारिक रहमान, उनके द्वारा इस मूवमेंट को लेट किया जा रहा है। और उनका मानना है कि जो बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शन कराए गए वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव होता है इंडिया का। क्योंकि दोस्तों जब जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं, वैसे दोस्तों हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्विटर यानी कि आज के समय जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर दोस्तों शेख हसीना जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। उसके बाद ही दोस्तों शेख हसीना जी का भी एक बयान निकलकर सामने आता है, जहाँ पर दोस्तों वो इंडिया को एक सबसे महान फ्रेंड के रूप में बताते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उन लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए दोस्तों एक इंडिया आउट कैंपेन हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश के अंदर में। तो ये दोस्तों पूरा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश के अंदर में, जहाँ पे पूरा इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्यों दोस्तों इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों जब हम वर्ल्ड की रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, चाहे वो यूएसए की तरफ देखेंगे, रशिया की तरफ या ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ देखेंगे, तो उन्होंने भी दोस्तों इस इलेक्शन को पूरी तरह से अनफेयर माना है। क्योंकि उनका मानना है कि जो दोस्तों अपोजिशन ने इस चीज़ का बहिष्कार किया था, जब उन्होंने केयर टेकर की मांग को दोस्तों मांगा था, तो उनको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी दोस्तों इसको जो पूरी तरह से अनफेयर इलेक्शन के रूप में देखा है। अगर दोस्तों हम इंडिया पर पड़ने वाले इसके इम्पैक्ट की तरफ देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना चाहिए इंडिया के लिए तो ये काफी अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। आज के समय में आपको जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के दोस्तों समर्थक सरकार हुआ करती है शेख हसीना, वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, बांग्लादेश जो है एक हमारे लिए बहुत ही की पोजीशन रखता है। अगर आप मैप के अंदर इसको देखते हैं, वर्ल्ड मैप के अंदर इसको देखते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश ही है दोस्तों जो कि हमें पूरे इंडिया को दोस्तों ईस्ट इंडिया से जोड़ने का कार्य करता है। ऐसी अवस्था में दोस्तों बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह से अगर आप देखोगे, तो बांग्लादेश में जिस तरह से इंडिया समर्थक सरकार होते हैं, तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। इवन दोस्तों अगर खालिदा जिया की सरकार आ जाती है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों, खालिदा जिया दोस्तों एक प्रो पाकिस्तानी हुआ करते हैं। जो प्रो पाकिस्तानी होगा जाहिर सी बात दोस्तों प्रो चाइना भी होगा। इसी के समय में दोस्तों जब खालिदा जिया की सरकार हुआ करती है, तो चाइना ने दोस्तों बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में किया था, जिसके कारण दोस्तों आज के समय में बांग्लादेश एक बहुत बड़े ऋण के जाल में आपको देखने को मिलता है चाइना के। इसीलिए
दोस्तों हमें चाहिए कि जितना हो सके हम दोस्तों अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध को काफ़ी बेहतरीन बना के रखें, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे तो हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज होते हैं, चाहे आप नेपाल के पास देखो, श्रीलंका के पास देखो, मालदीव के पास में देखो, या तो दोस्तों चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, या पूरी तरह से दोस्तों जो है अगर आप देखोगे तो उनका पलड़ा किसी भी तरह झुक सकता है, क्योंकि दोस्तों कभी वो इंडिया के समर्थक हो जाते हैं तो कभी दोस्तों भी चाइना के समर्थक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में दोस्तों हमें आवश्यकता है कि हम बांग्लादेश जो कंट्रीज होते हैं दोस्तों उनके साथ में अच्छा संबंध को बनाकर रखें। अब दोस्तों इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्चुअली में आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेकर। इंडिया का स्टैंड दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और इंडिया के स्टैंड को दोस्तों मैं इसलिए भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही के समय में एस जयशंकर जी का बयान आया था, जहां पर उनसे पूछा गया था कि इंडिया बॉयकट का जो नारा लग रहा है हर देशों के अंदर, उनके लेकर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो जो बढ़ते हुए चाइना के इन्फ्लुएंस होते हैं उससे इंडिया को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलता है उसमें दोस्तों एक देश के लिए जो पॉलिटिक्स होता है वो पॉलिटिक्स का सामान होता है। कोई भी देश जो दोस्तों वर्ल्ड के अंदर में अगर पॉलिटिक्स के बारे में देखोगे तो वो ना तो किसी का दोस्तों हित के लिए काम करता है, बल्कि हर एक दोस्तों अपने प्रॉफिट के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर में दोस्तों जो पॉलिटिक्स होता है उसमें कोई भी देश ना तो किसी का दोस्तों परमानेंट दोस्त होता है, ना तो किसी का परमानेंट शत्रु होता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों जो है क्लियर स्टैंड के रूप में दोस्तों एस जयशंकर जी ने लिया था, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन इस चीज को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जो इंडिया के दोस्तों जो फॉरेन पॉलिसी है उसका पड़ोसी देशों के प्रति अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है? इस चीज को लेकर दोस्तों इस कंसर्न को लेकर अपना विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वो आपके विचारों के लिए 24 घंटे खुले रहता है। और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।